Welcome to Global Education. Social Studies, Class 8th, Chapter 14, Gujarat State Board of School Textbooks. Disaster Management. Disaster and Types of Disaster. Introduction. डिज़ास्टर हम जब भी सोचते हैं तो हमारे आँखों के सामने एक पिक्चर आ जाती है कि बहुत ज़्यादा नाशकारक चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गई है, ज़िंदगियाँ चली गई हैं, लोग मर गए हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, हार्डशिप्स आई हैं, सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं। अगर धरती के अंदर भी अगर मान लीजिए कहीं डीप अंदर धीरे से या बहुत तेज़ी से कुछ मूवमेंट होए, कुछ हलचल होए, तो उससे भी जो है प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है। जान और माल, जान, लाइफ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइफ वापस नहीं आती है। प्रॉपर्टी, पैसा चाहिए, दोबारा पैसा कमा सकता है आदमी, दोबारा बन सकती है प्रॉपर्टी, लेकिन जान दोबारा नहीं आएगी। तो जान सबसे ज़्यादा कीमती है। तो लाइफ इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन प्रॉपर्टी। जो डिज़ास्टर है वो किस तरीके से आप डिफ़ाइन करोगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उस बेसिस पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो, या किस कारण से वो डिज़ास्टर हुआ, किस कारण से वो हुआ, उस बेसिस पे आप करोगे। तो वो दो तरीके के डिज़ास्टर आ जाते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से भी आप करो, अगर डिज़ास्टर के टाइप्स कहो या क्लासिफिकेशन कहो, इस दोनों तरीके से, तो वो दो टाइप के हैं। एक है नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर। अब नेचुरल डिज़ास्टर में भी दो तरीके के डिज़ास्टर हैं। नेचुरल डिज़ास्टर में जो फोरकास्ट करे जा सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी करी जा सकती है कि ये अब होएगा या तब होएगा या कहाँ पर होएगा, किस टाइम पर होएगा, वो सारी चीज़ें फोरकास्ट करी जा सकती हैं, भविष्यवाणी करी जा सकती है उसकी। तो अगर भविष्यवाणी करी जा सकती है तो उसको रोकने के लिए या उसका असर कम करने के लिए भी आप कोशिशें कर सकते हो, आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हो, शायद उसको टाल भी सकते हो। तो जो इस तरीके से फोरकास्ट करे जा सकते, भविष्यवाणी करी जा सकती है, वो टाइप के डिज़ास्टर जो हैं वो होते हैं जैसे फ्लड हो गया, यानी पानी भर गया, स्टॉर्म, तूफ़ान, सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में आ गई, लोकस्ट अटैक, यानी कि टिड्डी दल का अटैक, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो फसल को खा जाते हैं, लोकस्ट, टिड्डी दल। फिर प्लेग, हैज़ा, चूहों से जो फैलता है, कोई भी तरीके का एपिडेमिक, स्मॉल पॉक्स, ऐसे वैसे कोई भी टाइप का एपिडेमिक। फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है फोरकास्ट करी जा सकती हैं और इनको रोकने की कोशिश करी जा सकती है और इसका असर कुछ कम करा जा सकता है। मगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कभी भी, वो भी नेचुरल होती है, लेकिन हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब आएगा, कहाँ आएगा, कितने बजे आएगा, किस जगह पर आएगा, कितनी इंटेंसिटी से आएगा। जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप, फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फूटना, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग। तो जंगल की आग जो है ना वो एक ही तरीके से है जो नेचुरल तरीके से लग सकती है, और वो एक तरीका है लाइटनिंग, जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, उससे लग सकती है। उसके अलावा और जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे मैन मेड तरीके हैं। तो आगे हम आते हैं मैन मेड तरीक़ों पे। फायर, जंगल की आग भी कह सकते हो आप, जंगल की आग दोनों जगह आ जाएगा। फिर राइट्स यानी कि दंगा, जो कई बार दंगे होते हैं, कम्युनल वायलेंस, इस तरीके से। फिर बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इतनी सारी इंडस्ट्री है, आदमी की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है कि इतनी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत पड़ी है उसकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए।
तो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और वो एक्सीडेंट से नुकसान भी होता है, डिज़ास्टर भी होते हैं। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में। सबसे पहला नेचुरल डिज़ास्टर, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या कहता है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल फोर्सेस, कुदरत की जो फोर्सेस हैं वो या सर्कमस्टांसेस जो उससे क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर होता है। बहुत भारी जान माल को नुकसान होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है। फिर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में आते हैं, जिस तरीके से अर्थक्वेक, भूकंप, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, लैंडस्लाइड यानी कि भूधसल, ज़मीन खिसक जाना। फिर प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं इनके लिए और आदमी और प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है, उसकी कोशिश करी जा सकती है। उसके लिए हमने प्रिकॉशंस यानी कि पहले से कुछ काम करके रखा ताकि वो चीज़ कम होए या ना होए। फिर ये प्रिडिक्टेबल भी हैं, जो कुछ चीज़ें जो प्रिडिक्टेबल हैं, जिसकी भविष्यवाणी कर सकते हो कि कब कहाँ कैसे आएगा, कितनी इंटेंसिटी का आएगा, वो सब चीज़ें जैसे है फ्लड यानी कि पानी भरना, हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो, तकरीबन एक ही है। तीनों हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से ये कही जाती हैं। सुनामी, जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं समुद्र में उठती हैं, वो लोकस्ट प्लेग यानी कि लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डी दल का अटैक, एपिडेमिक, किसी बीमारी का बहुत बड़े व्यापक रूप से फैलना, इस तरीके की चीज़ें कुछ जो कि प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर में। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग। फायर जो होती है ना फैल जाती है जंगल में। जंगल में क्या होता है, घास ही घास होती है, पेड़ ही पेड़ होते हैं। ख़ास कर जब सूखे का मौसम होता है ना, ऑटम का, तो तब सारी पत्तियाँ, ब्रांचेस, तने और नीचे की घास सब कुछ ब्राउन हो जाता है, सूख जाता है और नीचे गिर जाता है। काफ़ी कुछ तो नीचे गिर जाता है, बाकी सिर्फ डंडियाँ यानी कि ब्रांचेस और तना जो है, स्टेम, वही बाकी बची रहती है। बाकी सब कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ सब नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसे में ह्यूमन एक्टिविटी से ये आग लग जाती है। और क्योंकि ये सारी कुछ सूखी हुई होती हैं, लकड़ियाँ यानी कि स्टेम, ब्रांचेस सब कुछ सूखे हुए होते हैं और साथ में पत्तियाँ भी सूखी होती है, घास भी सूखी हुई होती है, तो ये बहुत जल्दी फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा गिरा दिया जलता हुआ, टेम्पररी स्टोव्स जो बनाए जाते हैं, जो गाय, भैंस, बकरी चराने के लिए जो जंगल में लोग जाते हैं, हर्ड्समैन, चरवाहे, वो एक्सीडेंटली कुछ अपने टेम्पररी स्टोव्स बिना बुझाए चले जाते हैं या बुझा के भी जाते हैं, तो उसके बाद में भी क्योंकि उसके अंदर स्पार्क रहता है तो आग लग जाती है हवा वगैरह से, तो आग वापस जल उठती है, आग वापस भभक उठती है उसमें और फिर वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, जो हाई टेंशन वायर्स जाती है उसमें भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे भी आग लग सकती है। गैस के पाइपलाइंस जाते हैं, उसमें लीकेज होकर उसमें आग लग सकती है। और जो टूरिस्ट वगैरह जो फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ देखने जाएं, चाहे कुछ भी करने जाएं या और कुछ देखने जाएं या पेड़ पौधे देखने जाएं, वो भी कुछ एक्सीडेंट करके फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग का कारण बन जाते हैं। जो फ्लोरा एंड फौना है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, उनको बहुत भारी नुकसान होता है। और एक जंगल को उगने के लिए कई दशक लग जाते हैं। दशक होता है 10 ईयर्स, एक दशक होता है 10 ईयर्स, डिकेड्स, कई डिकेड्स लग जाते हैं एक जंगल को उगने के लिए। आपकी बुक में एक फ़ोटो दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि एक जंगल को प्रॉपरली उगने में करीब 150 साल लग जाते हैं।
सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हुई हैं। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा हुआ इस चैप्टर का डिटेल में, वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद में यहाँ पे रिवीजन के लिए आए। ये रिवीजन के नाम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो एरिया का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और मतलब कुछ नहीं तो 1.5 सेंचुरी जो होते हैं 150 ईयर्स, उसकी मेहनत लगती है एक फ़ॉरेस्ट बनने में। करीब करीब वो सारी मेहनत चली जाती है और अगले 150 साल तक, 150 ईयर्स तक वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं बन पाएगा। आप ये समझ के चलिए। तो इसके लिए हमारे को फॉरेस्ट फायर तो बिल्कुल नहीं लगने देनी चाहिए, और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अब समझ रहे हो। फिर इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन आप समझते हो ना, कि छोटी कीड़ा को बड़ा कीड़ा खाता है, उससे बड़े कीड़ा उसको खाता है, करकरा के बर्ड खाती है, फिर ईगल ऐसे वैसे खाते हैं, उसके बाद में उसके बड़ा एनिमल खाता है। वैसे ही एक छोटा जानवर घास खाता है, उसको कोई और बड़ा जानवर खाता है, उसको और बड़ा जानवर खाता है, करकरा के ऊपर शेर आ जाता है, शेर दूसरे छोटे जानवर को खा जाता है। तो ये फूड चेन या इकोलॉजिकल बैलेंस आप समझते हो। तो अब ये अगर इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी टूट जाएगा। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस की चेन में से अगर एक भी कंपोनेंट हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, आपकी बुक में नहीं है, चलिए आपको भी नहीं देता हूँ ये एग्जांपल, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाता है, और साथ में ही जो आसपास के जंगल के आसपास के गांव होते हैं उनको भी बहुत रिस्क रहता है। तो हमारे को चाहिए कि हम जो लोग जंगल के आसपास में रहते हैं उनमें अवेयरनेस जगाएं, उनमें चेतना जगाएं कि भैया जंगल में आग नहीं लगने देनी चाहिए, और जंगल में अच्छे से रहो, क्या क्या प्रिकॉशंस लो, क्या प्रिकॉशंस नहीं लो। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम जो है वो भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो जंगल में आग ना लगने दे, उसको थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से काम करें, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करें। फॉरेस्ट फायर्स जो है स्लोप ऑफ हिमालयाज़ पे लगती रहती हैं, फिर साउथ इंडिया में लगती रहती हैं, गुजरात में भी लगती रहती हैं। अब हम आते हैं कि जो ग्रासलैंड होता है, जो ग्रासलैंड होता है सूखा हुआ, उसमें बहुत जल्दी फायर बढ़ जाती है, और जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में फॉरेस्ट की, जंगल की आग फैलती है। ड्राई लीफ और ग्रास जो होते हैं ना, इसको बड़े लार्ज एरिया में स्प्रेड करवा देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो हमने आपको बता दी हुई है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं लोकस्ट हैज़ार्ड पे। लोकस्ट जो होता है एक तरीके का इंसेक्ट होता है, इसके 11,000 स्पीशीज़ है दुनिया भर में। ये भी एक तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर होता है। तो ये जो है, ये लोकस्ट जो हैं टिड्डी दल, टिड्डी भी आप इसको कहते हो। तो ये ग्रुप्स में रहते हैं, और हर एक ग्रुप जो है, एक एक ग्रुप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोकस्ट का बनता है। ये ज़्यादातर रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, और जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ये बढ़ते हैं आगे। 1.5 इंच से लेके 2 इंच अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये 1.5 इंच से 2 इंच लंबे होते हैं। इनके जो पीछे पीठ पे जो विंग्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उड़ने के काम आते हैं। इनकी आगे की टांगें लंबी होती हैं और पीछे की टांगें छोटी होती हैं। सिर के ऊपर 2 एंटेना जैसे बाल होते हैं, और ये जंप कर लेते हैं करीब 2.5 फीट, बहुत ऊंचा जंप कर लेते हैं, क्योंकि पीछे की टांग छोटी होती है और आगे की टांग बड़ी होती है, तो जंप करने में बहुत आसानी रहती है इनको। और डायरेक्शन, जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ये जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो दोस्त, जो हमारे गुजरात में, इंडिया में गुजरात में जो स्पीशीज़ पाई जाती है डेजर्ट लोकस्ट की, उसको वोरेशियस लोकस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जितना इसका वेट होता है ना, उतना तो खाना खा लेता है ये। जितना वेट उतना खाना।
आपका वेट अगर 60 केजी है तो क्या आप 60 केजी खाना खा सकते हो? अगर आपका वेट 100 केजी तो क्या आप 100 केजी खाना खा सकते हो? अगर आपका वेट 40 केजी है तो क्या आप 40 केजी खाना खा सकते हो? 40 केजी, 35-40 केजी, फिर भी आप लोगों के वेट के अनुसार शायद मैं आ गया हूँ। इस एज में आपका वेट 35 से 40 किलो रहेगा। तो लेकिन ये इसका जितना वेट होता है ये उतना खाना खा लेता है। ये इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा खाने वाला वोरेशियस ईटर कहा जाता है। ये इंडिया, पाकिस्तान और एरिड कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। ये वैरायटी लोकस्ट का, डेजर्ट लोकस्ट या वोरेशियस लोकस्ट, ये अपने अंडे जो है ना सैंड में, डेजर्ट के रेगिस्तान के सैंड में अंडे रखता है और दिन के समय ही उड़ते हैं, रात के समय रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं ना रात के समय, तो एक तरीके से जिस खेत में बैठ गए, जिस बागान में बैठ गए, जिस ऑर्चर्ड में बैठ गए, उसको पूरे को साफ़ कर देते हैं। नीम को छोड़ के बाकी सब चीज़ें खा जाते हैं। जहाँ पर भी ये रात बिताते हैं ना, वहाँ पे समझ लो कि खाली कर देंगे, ऐसा कोई क्रॉप नहीं बचेगा, कोई वेजिटेशन नहीं बचेगा। हॉर्टिकल्चर और ऑर्चर्ड यानी कि बाग जो कई सालों की मेहनत के बाद में खड़े हो पाते हैं और फल फूल देने लगते हैं, वो सब ख़राब कर देते हैं ये, जिससे बहुत भारी इकोनॉमिक लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है। जिस तरह से मैंगो के बाग हो गए, ड्राई डेट्स यानी कि खजूर के बाग हो गए, लेमन, नींबू, पोमेग्रेनेट, अनार, गूसबेरी, ये सब के जो बागान है ये सब ख़त्म कर देते हैं। पुराने दिनों में जब भी लोकस्ट अटैक होता था तो साथ में ज़्यादातर ड्रॉट भी हो जाता था, सूखा, और उससे आता था सूखे के साथ में फैमिन, भुखमरी। तो भुखमरी से लोग मर जाते थे। अब तब और अब में फ़र्क है। अब जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सब आ गए, तो वो वहाँ पर दूर दराज के एरिया से खाने का सामग्री, फूड ग्रेन्स लाके लोगों में बांटे जा सकते हैं और भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाती। और लोकस्ट को हटाने के लिए, ताकि वो आपके खेत में ना घुसें, तो लोग पुराने ज़माने में ड्रम बजाते थे, ढोलक, नगाड़े, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते थे। ये कुछ सक्सेस होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन सक्सेस कभी गारंटी नहीं करी जा सकती थी कि हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और ये रह गया पुराना मेथड। अब जो है वो नए मेथड आ गए हैं। अब सरकार आपको बता देती है कि कब कहाँ किस तरफ से आ रहे हैं लोकस्ट और किस दिशा में आएंगे, और लगभग उनका रास्ता किधर से होके किधर जाएगा, तो आपके एरिया में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और आएंगे तो आपको अब कुछ हिदायत लेनी, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। तो वो प्रिकॉशंस में भी अब आप पेस्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हो, जिससे वो आपका फार्म को, ये सबको ना हानि पहुंचाए। वो आपको बताएगा कौन सी वाली पेस्टिसाइड आपको छिड़कनी है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बताएगा, और उसकी कंसल्टेशन में ही आपको ये सब करना चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए। गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोकस्ट अटैक होता है, और जिस रीजन में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैक होता है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कच्छ, पाटन, सुरेंद्रनगर, महसाणा। अब हम आते हैं नेचुरल डिज़ास्टर में, और एक चीज़ पैंडमिक। पैंडमिक समझने से पहले हमको एपिडेमिक समझना पड़ेगा। अगर एपिडेमिक नहीं समझा तो पैंडमिक नहीं आ सकता हमको। तो एपिडेमिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़े एरिया में एक ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर इसको हम वर्ड्स में कहें तो many people fall victim to a disease in a wide area is called an epidemic. मार्क करिए मेरे वर्ड्स, एपिडेमिक है ये। तो एपिडेमिक में बहुत भारी तबाही मचती है। अब थोड़ा एपिडेमिक पे ही रुक जाते हैं, समझ लेते हैं एपिडेमिक क्या है, उसके बाद में कभी जाके पैंडमिक पे जाएंगे। पैंडमिक काफ़ी देर लगेगी आपको जाने में। तो जो नंबर ऑफ़ पीपल इफ़ेक्ट होते हैं ना वायरस से,
वो बहुत तादाद बढ़ जाती है। जितने कॉमन डिजीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग इस वायरस से इफ़ेक्ट होते हैं, और वायरस का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है बैक्टीरिया से। तो ज़्यादातर डिजीज़ जो पुराने ज़माने की थी वो बैक्टीरियल डिजीज़ थी। वायरल डिजीज़ जो है थोड़े नए ज़माने की डिजीज़ हैं, और वायरल डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड करती है कंपेयर टू बैक्टीरियल डिजीज़। पुराने ज़माने में जिस तरह से हैजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, इसके कारण काफ़ी सारी जानें जाती थी। क्यों? क्योंकि इसका क्योर नहीं था, प्रॉपर इलाज नहीं था, इसका कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं था। इसके लिए लोग मारे जाते थे। हंड्रेड्स ऑफ लोग जो थे वो अपनी जान गंवा बैठते थे। इबोला, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना, ये सब पे मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई। क्यों? क्योंकि मेडिसिन नहीं था क्योर करने के लिए, डिजीज़ को कुछ स्प्रेड करने के लिए, कोई वायरस को रोकने के लिए कुछ नहीं था। वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसका पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर देता है। वास्ट मेजॉरिटी लोग पूरी दुनिया के, ह्यूमैनिटी के, इससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों की मौत हो जाती है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेशियो जो है ना, वो बहुत हाई होता है और अनकंट्रोलेबल फैशन में बढ़ता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, फिजन फ्यूजन, उस तरीके से बढ़ता है ये। और जब तक इसकी मेडिसिन नहीं निकलेगी, जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलेगा, तब तक इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हो आप। प्रिकॉशंस आप लोगों को सबको पता ही होगा। 2019, 2020 मार्च में ये आया था, और आप लोग सबको पता है कि क्या क्या आपने करा था। ग्लव्स पहने थे, फिर मास्क पहने थे, सोशल डिस्टेंसिंग करे थे, और भी बहुत कुछ करा था। क्वारंटाइन करा था, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने करी थी। तो आपको सबको पता है कि क्या क्या इसका इलाज होता है। इलाज तो कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीन बनी थी उसके बाद में, जिसकी फ़र्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज भी लोगों को लगाई गई। बच्चों के लिए बाद में बनी थी वैक्सीन, वो भी आपको याद होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी की जो वैक्सीन है वो बच्चों की वैक्सीन वाले में ही आती है। ये सारी चीज़ें पैंडेमिक में क्या करा जाता है। चलिए, पैंडेमिक में क्या होता है वो भी आपको बता ही देते हैं। उससे पहले एपिडेमिक का ख़त्म कर लेते हैं कि एपिडेमिक से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाती है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस रुक जाती है। कई साल लगते हैं एपिडेमिक से उभरने के लिए एक जगह को, एक देश को। तो 2019-20 में, 2019-20 में कोविड आया था, कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था दुनिया भर में। चलिए, अब कोरोना वायरस के ऊपर अगर हम आ ही रहे तो आपको बता ही देते कि पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक में जैसे यहाँ पर एपिडेमिक में एक वास्ट एरिया में लोगों को एक सिंगल डिजीज़ हो जाती है, वैसे पैंडेमिक में इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये होता है कि पूरी दुनिया इसमें कवर्ड हो जाती है। और पूरी दुनिया में अब पहले तो एक एरिया, एक जैसे एपिडेमिक में आप समझ लीजिए ना कि एक कंट्री में, एक स्टेट में, एक पर्टिकुलर सिटी में एपिडेमिक हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिटी से थोड़ा सा आजू बाजू और भी फैल जाएगा। एपिडेमिक तो इतना ही होता है। लेकिन पैंडेमिक में सिर्फ एक जगह नहीं है, एक कंट्री है, और उस तरह से बहुत सारी और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ये फैलता है, और डेथ जो है उतना ही फोल्ड बढ़ जाती है, लोग उतना ही फोल्ड बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर एक कंट्री में 1000 आदमी बीमार होते हैं तो 10 कंट्री में 10,000, लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है, इसका स्प्रेड जो है न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह बढ़ता है। इसके लिए आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना फास्ट ये बढ़ता है। तो ये होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का स्केल और वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, और साथ में उसके मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों का मरने का दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो
ये सब होता है पैंडेमिक में। और जब तक वैक्सीन नहीं बढ़ता तब तक इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इलाज है, आप खुद देख चुके हो। लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, जो इन्फेक्टेड लोग हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर दो 10-15 दिन के लिए, ताकि वो वायरस जो है स्प्रेड ना हो सके। अब डिज़ीज़ को रोकने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, कोई दवाई नहीं है, तो स्प्रेड होना ही रोकें। ट्रैवल बैन लगाओ लोगों पे, और जो बाहर से आता है उसको क्वारंटाइन कर दो। जो बीमार हो गया उसको बीमारी के बाद में भी क्वारंटाइन करो, फिर उसको पब्लिक में छोड़ो ठीक होने के बाद में भी। बहुत अफरा तफरी मच जाती है, क्यास मच जाता है, डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, एजुकेशन ख़राब हो जाता है, ट्रेड ख़राब हो जाता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, दुनिया रुक सी जाती है। और जो लोग अपना डेली का सामान, डेली की अर्निंग करके खाना पीना खाते हैं, उनका तो सोच लो क्या हाल होएगा। उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं पे काम नहीं मिलेगा, तो उनका खाना पीना भी नहीं हो पाएगा, वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। और ये जो आपने लॉकडाउन देखा था, ये 6-6 महीने 7-7 महीने चले थे, तो ये कैसे वो लोग रहेंगे, ज़िंदा ही कैसे रहेंगे। अरे अमीर से अमीर आदमी, अमीर से अमीर कंट्री भी हेल्पलेस हो जाते, कुछ नहीं कर पाते। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, थाउजेंड्स मरते हैं। आपने देखा ही होगा कि इंडिया अकेले में लाख लाख लोग मर रहे थे एक एक दिन में। अमेरिका में भी, जो इतनी बड़ी इतनी अच्छी डेवलप्ड इकॉनमी है, वहाँ पे भी कितने लोग मर रहे थे, वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो एपिडेमिक जो है, इससे पुराने ज़माने में जो एपिडेमिक होता था उससे वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर जाती थी, बहुत लोग मर जाते थे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन गिर जाती थी, मिलियंस और मिलियंस मर जाते थे। और कौन सी बीमारियां थी, कॉलरा, प्लेग, मलेरिया। जब तक इनका मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बना और लोगों को लगा नहीं, तब तक यही हाल रहा था। अब यहाँ पे हम इसको बचाने, इससे बचने और बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिए, और वो प्रिकॉशंस सब लोगों में फैला दीजिए। कम्युनिकेशन जिस तरीके से भी है, सोशल मीडिया, मोबाइल, SMS, व्हाट्सअप, ऐसे वैसे, मेल, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया का चीज़ है, या अखबार है या टेलीविज़न है, जिस तरीके से भी आप मैसेज फैला सको, प्रिवेंटिव मेजर्स फैला सको, लोगों को एजुकेट कर सको, उतना ही अच्छा है। सेपरेट वार्ड बना दीजिए हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड लोगों के लिए, और दूसरे लोगों के लिए जिनको नॉर्मल बीमारी है कोई, उनके लिए सेपरेट वार्ड बना दीजिए, या सेपरेट हॉस्पिटल बना दीजिए भैया। कोरोना के लिए इतनी तो पब्लिक को स्प्रेड हो ही जाता है कि वो पूरा हॉस्पिटल भी ऑक्यूपाई करते हैं, और एक नहीं बल्कि कई कई हॉस्पिटल ऑक्यूपाई हो जाते हैं। और जितने भी वो जो प्लांट सर्जरीज़ और प्लांट ट्रीटमेंट्स है, वो सब रोक दिए जाते हैं, और सिर्फ कोरोना का ट्रीटमेंट मेन रखा जाता है तब। और किसी को अगर इमरजेंसी सर्जरी, इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है किसी चीज़ में, तो उसका इलाज करा जाता है। अदरवाइज़ प्लांट वाले सबको साइड रख दिया जाता था। और जो भी बाहर से कोई आता था, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से आता था, तो उसको पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाता था, उसके बाद में उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं मिला, तुम सब स्वस्थ लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम क्वारंटाइन हो जाओ 14-15 दिन के लिए। और जिस तरह से ह्यूमंस में ये वायरस फैलता है, वो तो अद्भुत फास्ट तरीके से फैलता है। और जब तक वैक्सीन नहीं मिला तब तक तो पूरी दुनिया हेल्पलेस थी कोरोना वायरस के सामने। कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो कोविड-19 के नाम से भी ये जाना जाता है, या आप कह लीजिए कोविड-19 या CO, कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019। इसमें कोरोना में से CO आया, वायरस में से VI आया, डिजीज़ में से D आया, एंड 2019 में से 19 आया। तो कोविड-19 ये इसका पॉपुलर एक्रोनिम बनाया गया। तो बनाने वाला कौन था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WHO के नाम से जानते हो। तो WHO ने ये बनाया था। WHO का मतलब WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ये कोविड-19 जो है ये स्टार्ट हुआ था 2019 एडी में चाइना के वुहान एरिया में से दुनिया भर में फैल गया। बैट्स, चमगादड़, ये सब से बनाया गया था ये वेरिएंट वायरस का। वायरस जो है अपना फॉर्म और सारी चीज़ें बदलता रहता है बहुत फास्ट, तो उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जो उसका आज फॉर्म है कल के दिन वो फॉर्म नहीं रहेगा या थोड़े दिनों में ही अपना फॉर्म बदल लेता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स में से इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर पे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पे। आदमी के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसको चाहिए होते हैं, चाहे वो डेली नीड के हों या स्पेशल नीड्स के हों, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ से बनेंगे भैया? खेत में उगते नहीं हैं कि पेड़ से तोड़ के दे दिए। ये प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं फैक्ट्रियों में। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करे गए ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। किसने इस्टेब्लिश किया? इंसान ने इस्टेब्लिश किया फैक्ट्रियों को। इन फैक्ट्रियों में जब इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत आदमी को पड़ती है, तो एक्सीडेंट होना तो पॉसिबल ही है। एक्सीडेंट कब हो सकता है? जब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तब हो सकता है। फिर आप मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस रन करते हैं, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। फिर स्टोरेज करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको स्टोरेज करेंगे, पहले फैक्ट्री में रखेंगे, गोडाउन में रखेंगे, उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बड़े बड़े जगहों पर, वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और छोटी छोटी दुकानों पे, होलसेलर्स पे सामान पहुँच जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हो सकता है कि डिज़ास्टर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो एक्सीडेंट कहीं पर भी अगर हो सकता था, रॉ मटेरियल स्टेज पे जब प्रोडक्शन हो रहा है तब, और जब उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब इतने लार्ज स्केल पे होता है तो एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ये एक्सीडेंट्स होने से बचने के लिए। ह्यूमन या मैकेनिकल माल फंक्शन या एरर ना हो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं भी है तो भी उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी चाहिए हमारे को। फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, गैस लीकेज, पेस्टिसाइड फैक्ट्री में जैसे गैस लीकेज हो गई थी, इसका एक एग्जांपल अगर हम बताएं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में हुई थी दिसंबर में। तो फिर जो फैक्ट्रियों के बारे में जो मैं बता रहा था, तो गैस लीकेज हो जाती है बहुत दफ़े। फायरवर्क्स जो आपके दिवाली के पटाखों के या और किसी पटाखे के, क्योंकि सिर्फ दिवाली पर नहीं फोड़े जाते हैं, मैच के दौरान भी फोड़े जाते हैं, जब किसी की सेंचुरी लग जाती है तब भी फोड़ते हैं। उसके अलावा शादी वगैरह पे भी फोड़े जाते हैं, और भी कई इंस्टेंसेस पे, दुशहरा, ऐसे वैसे कई जगह पे और भी फोड़े जाते हैं। या ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए भी बच्चे फोड़ देते हैं। तो ये फायरवर्क्स की फैक्ट्री में भी आग लग जाती है कई बार, और फ्लेमेबल मटेरियल्स की फैक्ट्रियों में भी आग लग जाती है, ऑयल रिफाइनरीज़ में लग जाती है, केमिकल फैक्ट्रीज़ में लग जाती है, प्लास्टिक्स। फिर आता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर, रशिया में चर्नोबिल में भी ये हादसा हो चुका हुआ है ऑलरेडी, बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पर। फिर जापान वगैरह में भी जापान में तो खैर बॉम्ब भी गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड जहाँ से करा था अमेरिका ने गिराया था वो बॉम्ब, दोनों के दोनों। तो फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो और उसके आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वो इन इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स में से, एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, टेम्परली डिसेबल हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो पानी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ और हवा, सब जगह ये वायरस इसका
केमिकल फैल जाता है और पॉल्यूट कर देता है। हवा और पानी दोनों पीने लायक या सांस लेने लायक नहीं रहते हैं। फिर जब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में मत दौड़िए, उससे दूर जाइए आप। अगर फायर लग जाती है तो आप एक सेफ़ प्लेस पे ज़रा अपने आप को ले जाइए। जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसकी सबसे बड़ी मदद करेंगे कि आप वहाँ पे, अगर आप भीड़ भड़का ना लगाए, ऑब्स्ट्रक्शन ना करें उनके जो भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने की, उनको एम्बुलेंस में भर्ती करके ले जाने की, उनको फर्स्ट एड देने की, उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन पैदा मत करिए। ना ही उसमें, ना ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स, किसी के भी काम में कोई बाधा मत उत्पन्न करिए। यही आपकी सबसे बड़ी हेल्प होएगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप भी दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के दौरान, तो आप कर सकते हो, लेकिन बिना ट्रेनिंग, जो इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत है लोगों की मदद करने के लिए, उसके बिना या प्रॉपर ड्रेस पहने बगैर मत करिएगा। आप बिल्कुल मत करिएगा। उससे पहले तो आप वहाँ से दूर रह के ही सबसे बड़ी हेल्प कर देंगे। फिर हम आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन। इससे आप सीखे क्या हो, ये सिर्फ रिवीजन के लिए मेन चैप्टर रहा है। असली चैप्टर अगर आपको समझना है तो जो लिंक दिया हुआ है मैंने, वो मेरा वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है बहुत टाइम पहले से, काफ़ी टाइम पहले से। ये तो खैर एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे, डिमांड पे बनाया गया था, वो ज़रूर रेफ़र कर लीजिए। जब आप वो समझ जाएंगे उसके बाद में इसको रिवीजन के तौर पे यूज़ करिए। तो डिज़ास्टर जो होते हैं, कंक्लूजन पे हम आ गए हैं। डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे गहरे इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं, गहरे दाग छोड़ जाते हैं। ज़्यादातर कॉस्ट जो होती है ना, करोड़ों की कॉस्ट रिपेयर की, जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने की, ज़्यादातर गवर्नमेंट भरती है, लेकिन सारा कॉस्ट तो वो नहीं भर पाती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जो प्रॉब्लम्स आई होती हैं वो उसको ज़रूर रिपेयर कर देती है, और उसको करना भी पड़ता है। अगर किसी का ख़ानदान में से जो अर्निंग मेंबर था, जिसके ऊपर सारा घर चलता था, जिसके काम काज पे, सैलरी पे, या जिस तरीके से भी वो कमाता था पैसा, उसके ऊपर सारी फैमिली डिपेंडेंट थी, अगर वो फैमिली मेंबर ही मर जाए, जो अर्निंग मेंबर था वही मर जाए, वो ना रहे, तो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल सिचुएशन में पड़ जाती बाकी की फैमिली जो कमाती नहीं है। रिहैबिलिटेशन, जो लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए या हादसे को देख के उससे ट्रॉमा में चले गए, तो उनको मेंटल डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत भारी और बहुत जल्दी काम कर लेना चाहिए। जितना जल्दी काम करेंगे इसमें उतना ही अच्छा है, उतना ही रिकवरी ज़्यादा हो सकती है। रिलीफ और असिस्टेंस तो गवर्नमेंट पहुंचा ही देती है डिज़ास्टर हिट एरियाज़ में। इसी के साथ हम ये स्टोरी के एंड पर आ गए। ये स्टोरी नहीं, ये चैप्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एंड पर आ गए। तो अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, सी यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय टिल द नेक्स्ट चैप्टर।